शाम की उस धुंधली रोशनी में जब आसमान का रंग गहरे नारंगी से धीरे धीरे स्लेटी होने लगता है, अक्सर हम अपनी जिंदगी के उन पन्नों को पलटने लगते हैं जिन्हें हमने बड़ी मजबूती से टेप लगाकर बंद कर दिया था। मेरा नाम अर्जुन है और सच कहूं तो मेरी कहानी में कोई बहुत बड़े धमाके नहीं है। बस वो छोटा छोटा शोर है जो अंदर ही अंदर गूंजता रहता है और चैन छीन लेता है। स्वागत है आपका माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में। आज हम बस यूं ही बैठकर बातें करेंगे जैसे दो पुराने दोस्त किसी पुरानी बेंच पर बैठकर अपनी उलझनों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा ही वक्त आया था जब मुझे लगा कि ये जो दिल में भारीपन है ये शायद अब कभी नहीं जाएगा। वो जो पुरानी चोटें होती है ना, वो बाहर से तो भर जाती है लेकिन अंदर एक टीस छोड़ जाती है। मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों उन लोगों ने मेरे साथ वो किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता था कि मेरी तकलीफ की वजह वो लोग हैं, वो हालात है जो मेरे काबू में नहीं थे। लेकिन फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिन्हें मैं अब सिर्फ जिम कहता हूं। वो कोई बहुत बड़े फिलोसफर नहीं लगते थे, बस एक सादे से इंसान जिनकी आंखों में वो सुकून था जिसे मैं सालों से तलाश रहा था। हम एक पुराने पार्क में बैठे थे जहां सूखी पत्तियां हर कदम पर आवाज करती थी। जिम ने मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा, अर्जुन तुम इस भारी बैग को जमीन पर क्यों नहीं रख देते। मैं हैरान था क्योंकि मेरे पास तो कोई बैग था ही नहीं। मैंने अपनी खाली हथेलियां दिखाई तो वो धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि वो उस बोझ की बात कर रहे हैं जिसे मैं अपने सीने के अंदर दबाए घूम रहा हूं। पता है, अक्सर हमें लगता है कि हम दर्द को झेल रहे हैं, पर सच तो ये है कि हम उस दर्द को पाल रहे होते हैं। जैसे कोई मेहमान आए और हम उसे जाने ही न दे। मैंने उनसे कहा कि जिम, दर्द तो होता ही है, इसे कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि पेन यानी दर्द तो जिंदगी का एक हिस्सा है, उसे टाला नहीं जा सकता। अगर चोट लगेगी तो दर्द होगा, लेकिन सफरिंग यानी उस दर्द में तड़पते रहना, ये हमारी अपनी पसंद होती है। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। भला कोई खुद तड़पना क्यों चाहेगा। पर जैसे जैसे हम बातें करते गए मुझे समझ आने लगा कि मैं अपनी ही बनाई हुई एक जेल में बंद हूं। मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मैं उन लोगों से कर्ज वसूलना चाहता था जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया था। मुझे लगता था कि जब तक वो आकर मुझसे माफी नहीं मांगते या जब तक उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता, मेरा हिसाब बराबर नहीं होगा। जिम ने मुझे समझाया कि ये जो इमोशनल डेट का चक्कर है, यही असली बीमारी है। हम सोचते हैं कि सामने वाले पर हमारा उधार है, उसने हमारी खुशियां चुराई है और अब उसे वो लौटानी होंगी। पर हकीकत यह है कि वो इंसान शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और यहां मैं उस उधारी का खाता खोलकर अपनी ही रातों की नींद खराब कर रहा हूं। जरा सोचो, अगर तुम किसी ऐसे इंसान से पैसे वापस मांग रहे हो जिसके पास पैसे हैं ही नहीं, तो नुकसान किसका हो रहा है। तुम्हारा ही वक्त और तुम्हारी ही एनर्जी जाया हो रही है। हम अक्सर अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हम कहते हैं अगर वो बदल जाएं तो मैं खुश हो जाऊंगा। इसका मतलब है कि हमारी खुशी उस इंसान की दया पर निर्भर है जिसने पहले ही हमें दुख दिया है। क्या ये बेवकूफी नहीं है। उस शाम पार्क की वो ठंडी हवा मुझे छूकर गुजर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान अपने अंदर की उस आग पर था जो सालों से सुलग रही थी। मैंने जिम से पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि जो मेरे साथ हुआ वो सही था। उन्होंने बहुत शांति से जवाब दिया, नहीं अर्जुन, जो हुआ वो गलत था, लेकिन उस गलती को बार बार याद करके खुद को सजा देना उससे भी बड़ी गलती है। उन्होंने मुझे एक नन्हे से पौधे की तरफ इशारा करते हुए दिखाया। उस पौधे के चारों तरफ एक कंटीली तार लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में ये तार पौधे को जानवरों से बचाने के लिए लगाई गई थी, लेकिन अब ये तार उस पौधे के तने के अंदर धंसने लगी है। हम भी यही करते हैं। जब हमें चोट लगती है
तो हम अपने दिल के चारों तरफ एक दीवार बना लेते हैं, ये सोचकर कि अब कोई हमें दुख नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन वक्त के साथ वो दीवार, वो कंटीली तार हमें सुरक्षा देने के बजाय हमारा दम घोंटने लगती है। हम इतने प्रोटेक्ट हो जाते हैं कि हम प्यार और सुकून को भी अंदर नहीं आने देते। मुझे याद आया कि कैसे मैंने अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया था, कैसे मैं हर नई चीज को शक की निगाह से देखने लगा था। मुझे लगा था कि मैं खुद को बचा रहा हूं, पर असल में मैं खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर रहा था। जिम ने कहा कि असली आजादी तब नहीं मिलती जब सामने वाला बदल जाता है, बल्कि तब मिलती है जब हम ये तय कर लेते हैं कि अब हमारी अंदरूनी शांति किसी और के बर्ताव पर टिकी नहीं रहेगी। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक सफर है, जैसे कोई बहुत पुरानी आदत छोड़नी हो। उन्होंने मुझे एक और बात बताई जो मेरे दिमाग में घर कर गई। उन्होंने कहा कि हमारा दिल एक बगीचे की तरह है। अगर हम इसमें कड़वाहट और गुस्से के बीज बोएंगे तो हमें कभी सुकून के फूल नहीं मिलेंगे। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, अगर मिट्टी में जहर है तो फल भी जहरीला ही होगा। मैं अपनी जिंदगी के हालात बदलना चाहता था, अपनी नौकरी, अपने रिश्ते, अपना शहर। लेकिन जिम ने इशारा किया कि जब तक मैं अपने अंदर का नजरिया नहीं बदलता, मैं जहां भी जाऊंगा वही पुरानी तकलीफ साथ ले जाऊंगा। ये बातें सुनते हुए मुझे अपनी उस पुरानी आदत पर हंसी भी आई और थोड़ा दुख भी हुआ। मैं हमेशा वाई के पीछे भागता रहता था। मुझे क्यों धोखा मिला? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जिम ने कहा कि इन सवालों का कोई अंत नहीं है। वाई हमें अतीत में फंसाए रखता है, जबकि हाउ हमें भविष्य की तरफ ले जाता है। हमें ये नहीं पूछना कि ये क्यों हुआ, बल्कि ये पूछना है कि अब यहां से बाहर कैसे निकलना है। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी ही कहानी का विलेन बन गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं खुद को एक बेचारा, एक पीड़ित समझ रहा था। लेकिन उस मेज पर रखे ठंडे हो चुके कॉफी के कप की तरह मेरा गुस्सा भी अब धीरे धीरे ठंडा होने लगा था। मुझे समझ आ रहा था कि ये जो भारीपन है, ये किसी और ने मुझ पर नहीं लादा, ये मैंने खुद पकड़ कर रखा है, इस डर से कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो शायद मेरी पहचान ही खत्म हो जाएगी। पर क्या वो पहचान वाकई रखने लायक थी? क्या दुख की पहचान खुशी की पहचान से बड़ी हो सकती है? जिम उठने लगे तो उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और बोले, आज रात जब सो तो बस ये सोचना कि क्या तुम वाकई उस इंसान को अपने दिमाग में मुफ्त का किराया देकर रहने देना चाहते हो जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है। उनकी वो बात मेरे कानों में गूंजती रही। सच ही तो था, मैं उन यादों को, उन कड़वी बातों को कितनी अहमियत दे रहा था। जैसे जैसे मैं पार्क से बाहर निकल रहा था, मुझे हवा थोड़ी अलग महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन एक खिड़की जरूर खुल गई थी जहां से थोड़ी सी ताजा रोशनी अंदर आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं एक बहुत लंबी नींद से जाग रहा हूं। यह सिर्फ शुरुआत थी, अभी बहुत कुछ समझना बाकी था, बहुत सारी गांठें खोलनी बाकी थी। लेकिन कम से कम अब मुझे यह पता था कि रास्ता किस तरफ जाता है। वो दर्द जो पत्थर जैसा भारी लगता था, अब थोड़ा हल्का महसूस होने लगा था, जैसे वो पत्थर नहीं, सिर्फ एक साया हो जिसे मैंने हकीकत समझ लिया था। उस रात जब मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर की अंधेरी सड़कों को देख रहा था, तो जिम की बातें किसी पुरानी धुन की तरह मेरे जहन में बज रही थी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी के जो बड़े हादसे हैं वही हमारे दुख की असली वजह है, लेकिन उस रात मुझे समझ आया कि असली कांटा तो वो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम सच मानकर पकड़ लेते हैं। मुझे याद आया मेरा वो पुराना दोस्त समीर। सालों पहले उसने एक बिजनेस डील में मुझे पीछे छोड़ दिया था। मैं आज भी सोचता था कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या उसे हमारी दोस्ती की जरा भी परवाह नहीं थी? जिम ने मुझे बताया था कि जब हम ये W वाला सवाल पूछते हैं ना, वाई, तो हम सीधे जजमेंट की अदालत में पहुंच जाते हैं। हकीकत सिर्फ इतनी थी कि समीर ने वो डील की, ऑब्जर्वेशन,
लेकिन उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया। ये मेरा फैसला था, जजमेंट। जिम की एक बात बड़ी अजीब पर सच थी। उन्होंने कहा था कि हम सब अपने दिमाग में एक वकील पाल कर रखते हैं जो हर वक्त दूसरों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता रहता है। हम एक कानूनी फाइल तैयार करते हैं कि फला इंसान ने मेरे साथ ये गलत किया और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। पता है, हम इस कर्ज को वसूलने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी एक डेट कलेक्टर की तरह बिता देते हैं। हम चाहते हैं कि वो इंसान आकर हमसे माफी मांगे या उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा बुरा हो कि हमें लगे कि इंसाफ हो गया। पर जिम ने मुझे ठंडे दिमाग से सोचने को कहा, अगर वो इंसान कभी माफी न मांगे तो क्या मैं पूरी जिंदगी इसी जलन में जलता रहूं? क्या मेरी खुशी का चाबी समीर के हाथ में होनी चाहिए? उन्होंने मुझे एक बहुत सादा सा उदाहरण दिया था जो मुझे उस रात रह रह कर याद आ रहा था। उन्होंने बताया था कि एक बार वो अपने दोस्तों के साथ कार में जा रहे थे और पीछे वाली खिड़की से उनके एक दोस्त के कपड़े बाहर उड़ रहे थे। जिम ने बड़े जोर से चिल्लाकर कहा, जल्दी पीछे देखो। लेकिन उस दोस्त ने पीछे देखने के बजाय जिम से बहस शुरू कर दी कि तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो। जब तक वो बहस करती रही, उसके सारे कीमती कपड़े सड़क पर गिर चुके थे। उस लड़की ने जजमेंट कर लिया था कि जिम गुस्से में चिल्ला रहे हैं, जबकि जिम तो बस उसके कपड़ों को बचाना चाहते थे। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम अक्सर सामने वाले के इरादे, मोटिव का अंदाजा लगाने लगते हैं और वहीं से सारी मुसीबत शुरू होती है। जिम ने मुझे समझाया कि किसी ने क्या किया ये देखना तो ऑब्जर्वेशन है और ये अच्छी बात है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये सोचना जजमेंट है। और जजमेंट करने का हक सिर्फ ऊपर वाले को है, क्योंकि सिर्फ वही जानता है कि किसी के दिल के अंदर क्या चल रहा है। हम तो कई बार खुद भी नहीं जानते कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो फिर हम दूसरों के जज कैसे बन सकते हैं? जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जिंदगी के बगीचे में कड़वाहट के बीज बो रहा था। जिम ने कहा था कि रिश्ते एक बगीचे की तरह होते हैं। अगर तुम जमीन में आलोचना, क्रिटिसिज्म और नफरत बोओगे तो तुम्हें फसल में सुकून कभी नहीं मिल सकता। ये कुदरत का कानून है कि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है, और अक्सर ज्यादा होकर मिलता है। अगर मैं समीर को नफरत दे रहा था तो मुझे बदले में सिर्फ बेचैनी ही मिलनी थी। हम सोचते हैं कि सामने वाले को सजा देकर हम शांत हो जाएंगे, पर सच तो यह है कि जब तक हम उस कर्ज के खाते को बंद नहीं करते तब तक हम खुद आजाद नहीं हो सकते। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरा मन थोड़ा भारी था। सालों की आदत एक रात में तो नहीं बदलती ना, पर एक बात बदल गई थी। अब मैं अपनी उस बेचैनी को एक तीसरे इंसान की तरह देख पा रहा था। जिम ने मुझे ऑब्जर्वर बनना सिखाया था। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें लगे कि किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो खुद से पूछो, क्या ये वाकई उसने किया है, या ये मेरी सोच, सिग्निफिकेंस है जो इसे इतना बड़ा बना रही है। उन्होंने अपनी जिंदगी की एक बहुत पुरानी और दर्दनाक कहानी सुनाई थी। उनके सौतेले पिता ने बचपन में उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, यहां तक कि एक बार उनकी जान लेने की कोशिश भी की। किसी भी आम इंसान के लिए ये बात उसे पूरी जिंदगी नफरत से भरने के लिए काफी थी। पर जिम ने कहा कि उन्होंने अपने पिता को इसलिए माफ नहीं किया क्योंकि वो बहुत महान थे, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वो उस पुरानी आग में और नहीं जलना चाहते थे। उन्होंने कहा था, अर्जुन, जब तक तुम किसी को दोषी मानकर अपने दिमाग की जेल में रखते हो तब तक तुम्हें भी उस जेल के दरवाजे पर पहरेदार बनकर खड़ा रहना पड़ता है। तुम खुद भी कहीं जा नहीं सकते। ये सुनकर मेरी आंखों के सामने समीर का चेहरा आया। मैं उसे सजा देना चाहता था, पर सजा तो मैं खुद को काट रहा था। समीर तो अपनी जिंदगी जी रहा था। शायद उसे याद भी नहीं होगा कि उसने मेरा क्या दिल दुखाया, और यहां मैं हर रोज उस पुरानी चोट को खुरच खुरच कर ताजा रख रहा था। जिम ने मुझे एक बहुत गहरा क्रिटिकल फैक्टर समझाया था। उन्होंने कहा था कि हमारी जिंदगी की 80% खुशियां
सिर्फ हमारे रिश्तों की क्वालिटी पर टिकी होती है। और हमारे रिश्ते इसलिए खराब होते हैं क्योंकि हम लोगों को फिक्स करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से बदले। पर प्यार का मतलब किसी को बदलना नहीं, बल्कि उसे वैसा ही स्वीकार करना है जैसा वो है। जब हम किसी की गलती निकालते हैं, फाइंडिंग फॉल्ट, तो दरअसल हम अपने अंदर के डर और असुरक्षा को छिपा रहे होते हैं। हम खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत ठहराते हैं। पर क्या सही होना खुश होने से ज्यादा जरूरी है? उस दिन ऑफिस जाते वक्त मैंने एक छोटा सा फैसला किया। मैंने सोचा कि आज मैं किसी के बारे में कोई अंदाजा, अजम्पशन नहीं लगाऊंगा। अगर मेरा बॉस मुझ पर चिल्लाया तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि वो मुझे नापसंद करता है। मैं बस ये देखूंगा कि वो चिल्लाया, हो सकता है उसका दिन खराब गया हो या वो किसी तनाव में हो। जैसे ही मैंने ये सोचा, मेरे कंधे का बोझ थोड़ा और कम हो गया। ये सिग्निफिकेंस का खेल है दोस्त। जब हम किसी बात को बहुत ज्यादा महत्व, वैल्यू दे देते हैं तो वो हमें चोट पहुंचाने लगती है। जिम ने कहा था कि कंकड़ तब तक नहीं चुभता जब तक वो जूते के अंदर न जाए। बाहर तो पूरी सड़क पर कंकड़ बिखरे पड़े हैं। वैसे ही दुनिया में तो हर तरह के लोग हैं, पर उनका बर्ताव हमारे दिल के अंदर तभी पहुंचता है जब हम उसे अपने जजमेंट की इजाजत देते हैं। मुझे समझ आने लगा था कि मैं अपनी ही कहानी का शिकार, विक्टिम नहीं, बल्कि रचयिता, क्रिएटर हूं। मैंने अब तक जो दुख सहा था वो मेरी अपनी ही मान्यताओं, बिलीफ्स का नतीजा था। लेकिन अब मैं उस पन्ने को पलटने के लिए तैयार था। सफर अभी लंबा था, पर कम से कम मुझे अपनी बेड़ियों की चाबी मिल गई थी। उस दिन मौसम में एक अजीब सी नमी थी, जैसे आसमान भी कुछ कहना चाह रहा हो पर हिचकिचा रहा हो। मैं और जिम एक पुरानी चाय की दुकान पर बैठे थे, जहां चाय की भाप और पुरानी यादों की महक साथ साथ तैर रही थी। मैंने जिम से एक ऐसा सवाल पूछा जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा था। मैंने कहा, जिम, मुझे समझ तो आ रहा है कि मेरा गुस्सा और मेरी कड़वाहट मुझे ही नुकसान पहुंचा रही है, पर यह समझना काफी क्यों नहीं होता? दिमाग कहता है कि छोड़ दो, पर यह दिल है कि उसी पुरानी बात को बार बार कुरेदने लगता है। जिम ने चाय का एक घूंट लिया और धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब हमें कोई शारीरिक चोट लगती है तो हमारा शरीर उसे खुद ही भरने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम उस घाव को रोज खुरचते रहें तो वो कभी नहीं भरेगा। हमारा मन भी ऐसा ही है। हम उस घाव को इसलिए खुरचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम दर्द को भूल गए तो हम उस इंसान को छोड़ रहे हैं जिसने हमें चोट दी। हमें लगता है कि हमारा दर्द ही वो सबूत है कि हमारे साथ गलत हुआ था। उनकी ये बात सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर का एक बहुत गहरा राज खोल दिया हो। हम अपनी तकलीफों को एक मेडल की तरह पहनकर घूमते हैं। जिम ने मुझे सबकॉन्शियस यानी हमारे अवचेतन मन की भाषा समझाई। उन्होंने बताया कि हमारा दिमाग तो लॉजिक पर चलता है, पर हमारा दिल सिर्फ फीलिंग्स की भाषा समझता है। जब तक हमारे दिल में ये यकीन बैठा है कि हम एक विक्टिम हैं, तब तक दुनिया का कोई भी लॉजिक हमें सुकून नहीं दे सकता। जिम ने एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी। उन्होंने कहा कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है और हमारी सोच उस बगीचे का फिल्टर। अगर हमारे फिल्टर में ही धूल जमी है तो बाहर की धूप भी हमें धुंधली ही दिखेगी। उन्होंने इसे क्रिटिकल फैक्टर कहा। ये वो गेट कीपर है जो तय करता है कि कौन सी बात हमारे दिल तक पहुंचेगी और कौन सी नहीं। बचपन से लेकर अब तक हमें जो भी चोटें लगी, जो भी कड़वे अनुभव हुए, उन्होंने इस गेट कीपर को सिखा दिया कि दुनिया एक खतरनाक जगह है और तुम्हें हमेशा डिफेंसिव रहना है। मैंने उन्हें अपने बचपन की एक बात बताई। जब स्कूल के एक प्रोग्राम में मैं स्टेज पर कुछ भूल गया था और सब मुझ पर हंसे थे। वो एक छोटी सी बात थी, पर उस दिन मेरे अंदर के उस गेटकीपर ने यह मान लिया कि लोग तुम्हें जज करेंगे,
तुम काफी अच्छे नहीं हो। आज 30 साल की उम्र में भी जब ऑफिस में कोई मेरी तारीफ करता है तो मेरा वो गेट कीपर उसे अंदर नहीं आने देता। मुझे लगता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है या उसे मुझसे कुछ काम होगा। जिम बहुत जोर से हंसे, पर वो हंसी चुभने वाली नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई बड़ा भाई आपकी नादानी पर मुस्कुराता है। उन्होंने कहा, देखा अर्जुन, तुमने उस छोटी सी घटना को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। तुमने खुद को एक अधूरा इंसान मान लिया। अब जब तक तुम अपनी इस बिलीफ को नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हें बाहर की कोई भी कामयाबी सुकून नहीं देगी। जिम ने मुझे समझाया कि हम अक्सर दूसरों से वैलिडेशन मांगते फिरते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें ये बताएं कि हम अच्छे हैं, हम काबिल हैं। पर यह ऐसा ही है जैसे आप एक फटी हुई जेब में सिक्के डाल रहे हो। जेब में छेद है तो सिक्के गिरते ही रहेंगे। वो छेद हमारा वो बिलीफ सिस्टम है जो कहता है कि हम प्यार के काबिल नहीं हैं। जब तक हम खुद को अंदर से कंप्लीट महसूस नहीं करते, तब तक बाहर का कोई भी इंसान उस खालीपन को नहीं भर सकता। उन्होंने मुझे एक और कमाल की बात बताई जिसे वो इमोशनल लॉजिक कहते थे। उन्होंने कहा कि अक्सर हम उन लोगों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं जो हमें वही पुराने दर्द देते हैं, क्योंकि हमारा मन उसी दर्द के साथ कंफर्टेबल हो गया है। हमें वो पुरानी जलन और वो पुरानी तकलीफ जानी पहचानी लगती है, जबकि सुकून हमें डरा देता है। सुकून हमें ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोश हो। ये सुनते हुए मुझे थोड़ा डर भी लगा और थोड़ी राहत भी मिली। डर इस बात का कि मैं इतने सालों से अपनी ही जेल का पहरेदार बना हुआ था, और राहत इस बात की कि इस जेल की चाबी भी मेरे ही पास थी। जिम ने मुझे एक मानसिक एक्सरसाइज के बारे में बताया, पर उसे करने का तरीका बहुत सहज था। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें गुस्सा दिला रहा है या तुम्हें छोटा महसूस करा रहा है, तो बस एक पल के लिए रुको। खुद से पूछो, क्या ये वो इंसान कर रहा है या ये मेरे अंदर का वो पुराना जख्म है जो फिर से छटपटा रहा है? उन्होंने कहा कि जो इंसान अंदर से भरा हुआ होता है उसे कोई भी खाली नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास एक लोटा पानी है और कोई उसमें कंकड़ डाले तो पानी उछलकर बाहर गिरेगा, पर अगर तुम एक गहरा कुआं हो तो कंकड़ अंदर गिरकर गायब हो जाएगा और पानी की सतह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाम ढल चुकी थी और चाय की दुकान पर लगी लाइटें जगमगाने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग के जो तार आपस में उलझे हुए थे वो धीरे धीरे सुलझ रहे हैं। जिम ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और बोले, जिंदगी तुम्हें सजा नहीं दे रही है अर्जुन, वो तो बस तुम्हें आईना दिखा रही है। जो तुम्हें बाहर बुरा लग रहा है वो असल में अंदर की किसी पुरानी चोट का रिफ्लेक्शन है। जिस दिन तुम खुद से ये कहना बंद कर दोगे कि मैं एक पीड़ित हूं, उसी दिन से तुम्हारा दर्द रुकने लगेगा। मैं घर की तरफ पैदल चलने लगा। रास्ते में भीड़ थी, शोर था, पर मेरे अंदर एक अजीब सी शांति उतर रही थी। मुझे समझ आ रहा था कि मुझे लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपनी उस फटी हुई जेब को सिलने की जरूरत है। मुझे अपनी उस पहचान को छोड़ना होगा जो मैंने अपने दर्द के इर्द गिर्द बुनी थी। ये मुश्किल था क्योंकि सालों से मैं उसी पहचान के साथ जी रहा था, पर अब मुझे उस अधूरेपन के बोझ से आजादी चाहिए थी। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि हवा में अब वो पुरानी कड़वाहट कम थी और एक नई उम्मीद की महक ज्यादा। अगले कुछ दिन मेरे लिए किसी प्रयोगशाला जैसे थे। मैं देख पा रहा था कि कैसे मेरा मन पुराने धर्रों पर चलने के लिए बेताब रहता है। एक सुबह की बात है, ऑफिस में मेरे एक सीनियर हैं, खन्ना साहब। उनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा है और वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर दूसरों को टोकते रहते हैं। पहले मैं उन्हें देखते ही चिढ़ जाता था। मेरे दिमाग में उनके लिए एक लेबल चिपका हुआ था, एक खड़ूस और अहंकारी इंसान। जैसे ही वो मेरे पास आते, मेरा डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता
और मैं उनके लिए अपने मन में कड़वी बातें बोलने लगता। लेकिन उस दिन जब वो मेरी डेस्क के पास आए और मेरी एक फाइल में कमी निकालने लगे, तो मुझे जिम की वो बात याद आई, तुम दूसरों को वैसा ही देखते हो जैसा तुम खुद को अंदर से महसूस करते हो। मैंने खन्ना साहब को एक इंसान की तरह देखना शुरू किया, न कि उस लेबल की तरह जो मैंने उन पर लगा रखा था। मुझे एहसास हुआ कि शायद वो खुद भी किसी अंदरूनी जंग से गुजर रहे होंगे। हो सकता है उन्हें भी कभी प्यार और अप्रिशिएशन न मिली हो, इसलिए वो इसे दूसरों को भी नहीं दे पा रहे। जैसे ही मेरी सोच बदली, मेरा गुस्सा गायब हो गया। मुझे उन पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक तरह की हमदर्दी महसूस हुई। जिम ने मुझे समझाया था कि जब हम किसी को गिल्टी ठहराते हैं, तो हम अनजाने में खुद को भी उसी अदालत में खड़ा कर देते हैं। अगर मैं उन्हें बुरा कह रहा हूं, तो मैं अपने अंदर उस बुराई को जगह दे रहा हूं। उन्होंने कहा था, अर्जुन, तुम किसी दूसरे इंसान को उससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकते जितना तुम खुद को करते हो। ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था। क्या इसका मतलब यह है कि मैं खुद से प्यार नहीं करता? जिम ने बड़ी सादगी से समझाया कि खुद से प्यार करने का मतलब शीशे के सामने खड़े होकर अपनी तारीफ करना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी उन कमियों और गलतियों को स्वीकार करना जिन्हें हम दुनिया से छिपाते फिरते हैं। हम अक्सर खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। जब हमसे कोई गलती होती है तो हम खुद को कोसते हैं, खुद को अनवर्दी समझते हैं, और यही वो भावना है जो बाहर निकलकर दूसरों के लिए गुस्से और नफरत का रूप ले लेती है। जिम ने मुझे एक बहुत गहरा सिद्धांत बताया, जिसे वो द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग कहते थे। उन्होंने कहा कि तुम दुनिया को वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास अबंडेंस में है। अगर तुम्हारे अंदर शांति है तो तुम शोर में भी शांत रहोगे, लेकिन अगर अंदर तूफान है तो तुम शांत कमरे में भी बेचैन रहोगे। शाम को हम एक पुरानी लाइब्रेरी के बाहर सीढ़ियों पर बैठे थे। वहां की खामोशी में जिम की आवाज और भी साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि लोग चेंज से क्यों डरते हैं? मैंने कहा, शायद इसलिए क्योंकि नया रास्ता अनजान होता है। वो मुस्कुराए और बोले, नहीं, असल में लोग इसलिए नहीं डरते कि उन्हें कुछ नया करना है, बल्कि वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें अपनी उस पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ना पड़ेगा जिसे उन्होंने बरसों से पालपोस कर बड़ा किया है। मुझे लगा जैसे उन्होंने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। मेरी पहचान क्या थी? वो लड़का जिसके साथ नाइंसाफी हुई, वो दोस्त जिसे धोखा मिला, वो बेटा जिसे कभी समझा नहीं गया। ये दुख मेरी पहचान बन चुका था। अगर मैं इस दुख को छोड़ दूं तो मैं कौन रहूंगा? जिम ने कहा कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस ही सबसे बड़ी बाधा है। हम अपने घावों को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो घाव ही हमें ये महसूस कराते हैं कि हम खास हैं। हमें लगता है कि हमारा दुख हमें दूसरों से अलग बनाता है, पर हकीकत यह है कि ये दुख हमें एक ऐसी जंजीर में बांध देता है जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। उन्होंने मुझे अपनी पुरानी यादों से डेट वापस लेने को कहा। उन्होंने समझाया कि जब तुम किसी को माफ नहीं करते तो तुम दरअसल ये कह रहे होते हो कि मुझे खुश होने के लिए उस इंसान की माफी की जरूरत है। यानी तुमने अपनी खुशी की चाबी उस इंसान के हाथ में दे दी है। क्या तुम वाकई अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी ऐसे इंसान को देना चाहते हो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई? उस दिन मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ आई। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं है कि सामने वाले ने जो किया वो सही था। माफी का मतलब यह है कि अब मैं उस पुरानी बात को अपना आज खराब करने की इजाजत नहीं दूंगा। माफी एक स्वार्थी फैसला है, अपनी शांति के लिए लिया गया फैसला। जिम ने कहा कि जब तुम किसी का कर्ज माफ कर देते हो तो तुम दरअसल उस इंसान को अपनी जेल से रिहा नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम खुद उस जेल से बाहर आ जाते हो। मैंने आंखें बंद की और समीर का चेहरा याद किया। मैंने मन ही मन उससे कहा, समीर, तुमने जो किया वो तुम्हारा कर्म था, लेकिन अब मैं उस बोझ को और नहीं ढोऊंगा। मैं तुम्हें उस कर्ज से मुक्त करता हूं और खुद को भी।
जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे लगा जैसे मेरे सीने से एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया हो। ये कोई चमत्कार नहीं था, बस एक एहसास था कि मैं अब आजाद हूं। जिम ने मेरा हाथ थामा और कहा, यह तो बस पहला कदम है अर्जुन। अभी तुम्हें खुद को भी माफ करना है, उन सभी मौकों के लिए जब तुमने खुद को कमतर आंका, जब तुमने खुद को सजा दी। मुझे समझ आया कि हम अक्सर दूसरों को तो माफ कर देते हैं, पर खुद को माफ करना सबसे मुश्किल होता है। हम अपनी पुरानी गलतियों का बोझ ढोते रहते हैं, ये सोचकर कि अगर हम खुद को सजा नहीं देंगे तो हम फिर से वही गलती करेंगे। पर जिम ने सिखाया कि डर से पैदा हुआ अनुशासन कभी परमानेंट नहीं होता। असली बदलाव तो प्यार और एक्सेप्टेंस से आता है। सीढ़ियों से उठते वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरा चलने का अंदाज बदल गया है। मेरे कंधों में अब वो तनाव नहीं था। जिम ने जाते जाते एक बात कही, अर्जुन, याद रखना कि तुम्हारा हार्ट वही मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। आज से उसे ये बताना शुरू करो कि तुम पूरे हो, तुम काबिल हो और तुम शांति के हकदार हो। उस रात मैं बहुत गहरी नींद सोया। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद मैंने अपना घर साफ किया हो और सारी पुरानी टूटी फूटी चीजें बाहर फेंक दी हों। कमरा अब खाली था, पर उस खालीपन में एक अजीब सी संभावना थी। कुछ नया, कुछ बेहतर शुरू करने की संभावना। मुझे अब खन्ना साहब का गुस्सा या समीर की बेवफाई डरा नहीं रही थी। मुझे पता था कि मेरा सुकून अब बाहर की किसी भी चीज का मोहताज नहीं है। अगले कुछ हफ्तों में मैंने एक बात गौर की, बदलाव कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक रोजाना की प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं था कि जिम से बात करने के बाद अचानक मेरी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो गई थी। ऑफिस में काम का दबाव अब भी था और कभी कभी वही पुराने विचार मेरे दिमाग के दरवाजे पर दस्तक देते थे। लेकिन अब मुझमें और उन विचारों के बीच एक फासला आ गया था। जिम ने मुझे एक बहुत गहरी बात समझाई थी, जिसे उन्होंने इंटरनल मिरर यानी हमारे अंदर का आईना कहा था। उन्होंने कहा था कि अर्जुन, तुम बाहर की दुनिया में वही देखोगे जो तुम्हारे अंदर के आईने में छपा हुआ है। अगर उस आईने पर अधूरेपन या कमी की धूल जमी है तो तुम्हें हर रिश्ते और हर हालात में वही कमी नजर आएगी। मुझे याद है, एक शाम मैं बहुत उदास महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाऊंगा। जिम ने मुझे देखा और बस इतना पूछा, क्या तुम आज भी उस पुराने अर्जुन को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हो जो अब मर चुका है? अरे भाई, ये बात सुनकर मैं सन्न रह गया। हम अक्सर उस इंसान को पकड़े रहते हैं जो हम थे, और इस चक्कर में हम वो नहीं बन पाते जो हम हो सकते हैं। जिम ने समझाया कि हमारा दिल, हार्ट, सच और झूठ में फर्क नहीं जानता। वो बस उसी चीज को हकीकत मान लेता है जिसे हम बार बार महसूस करते हैं। उन्होंने इसे एडिक्शन टू पेन कहा, यानी दुख की लत। जैसे किसी को सिगरेट या शराब की लत लग जाती है, वैसे ही हमें अपने पुराने जख्मों और अपनी बेचैनी की लत लग जाती है। जब हम थोड़े शांत होते हैं तो हमारा मन घबराने लगता है, क्योंकि उसे उस तनाव की आदत हो चुकी होती है। हम खुद ही कोई पुरानी बात याद कर लेते हैं ताकि वो पुराना दर्द महसूस हो सके और हमें लगे कि हम नॉर्मल हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा किसी न किसी परेशानी में रहते हैं? जैसे ही एक समस्या हल होती है, वो दूसरी पैदा कर लेते हैं। जिम ने बताया कि ये उनकी अपनी बनाई हुई आइडेंटिटी है। वो खुद को एक स्ट्रगलर की तरह देखते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी हमेशा एक जंग बनी रहती है। उस दिन जिम ने मुझे एक बहुत कमाल का सिद्धांत बताया, जिसे वो लॉ ऑफ यूज कहते थे। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पास है, अगर तुम उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम उसे खो दोगे। अगर तुम्हारे पास शांति का एक छोटा सा पल है और तुम उसे नजरअंदाज करके पुराने गुस्से में डूब जाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी शांति महसूस करने की काबिलियत ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा, अर्जुन, अपनी ऊर्जा को लड़ने में नहीं बल्कि बदलने में लगाओ।
हम अक्सर अंधेरे से लड़ते रहते हैं, उसे कोसते हैं, उसे धक्का देने की कोशिश करते हैं। पर क्या अंधेरा कभी धक्के देने से जाता है? नहीं, तुम्हें बस एक छोटा सा दिया जलाना होता है और अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। वैसे ही हमें अपने गुस्से या दर्द से लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने अंदर प्यार और एक्सेप्टेंस की रोशनी जलानी है। जैसे जैसे हम खुद को यह बताना शुरू करते हैं कि हम सुरक्षित हैं, हम काबिल हैं, वैसे वैसे वो पुराना अंधेरा खुद ब खुद सिमटने लगता है। जिम ने मुझे एक बात और समझाई जो मुझे पहले कभी समझ नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि अक्सर हम ट्राइंग करने में अपनी सारी जान लगा देते हैं, जबकि बदलाव बीइंग में है। जब तुम कहते हो कि मैं शांत होने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि तुम अभी शांत नहीं हो। तुम अपने दिमाग को यह सिग्नल दे रहे हो कि शांति तुमसे बहुत दूर है। लेकिन जब तुम ये मान लेते हो कि शांति मेरा स्वभाव है, तो तुम्हारा पूरा शरीर और मन उसी के हिसाब से काम करने लगता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि बिलीफ कोई ऐसी चीज नहीं है जो दिमाग से आती है। विश्वास वो है जो तुम्हारे रोम रोम में बस जाता है। उन्होंने कहा, विश्वास वो नहीं है जिसे तुम सच मानते हो, विश्वास वो है जिसके आधार पर तुम एक्शन लेते हो। अगर मुझे यकीन है कि मैं काबिल हूं, तो मैं इंटरव्यू में घबराऊंगा नहीं। लेकिन अगर मैं ऊपर ऊपर से खुद को कह रहा हूं कि मैं काबिल हूं और अंदर से डरा हुआ हूं, तो मेरा डर ही जीत जाएगा। एक दिन मैं बाजार में घूम रहा था और मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़कर बड़े मजे से चल रहा है। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि कल क्या होगा या लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो बस उस पल में जी रहा था, क्योंकि उसे अपनी मां पर पूरा भरोसा था। जिम ने कहा कि हमें भी जिंदगी पर या उस ऊपर वाली ताकत पर ऐसा ही भरोसा करना होगा। हम सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और यही हमारी पीड़ा की जड़ है। हम मौसम को काबू करना चाहते हैं, दूसरों के विचारों को काबू करना चाहते हैं, यहां तक कि वक्त को भी अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। पर सच तो यह है कि जब हम पकड़ना छोड़ देते हैं, तभी हम वाकई कुछ पा सकते हैं। उन्होंने मुझे एक खाली हथेली दिखाई और बोले, देखो, जब तुम्हारी मुट्ठी बंद होती है तो उसमें सिर्फ वो धूल होती है जिसे तुमने पकड़ा है, पर जब हथेली खुली होती है तो पूरा आसमान उसमें समा सकता है। मुझे अब समझ आ रहा था कि मेरा जो पेन था वो मेरी अपनी पकड़ का नतीजा था। मैं उन यादों को, उन इंसानों को, उन घटनाओं को मुट्ठी भींचकर पकड़े हुए था। जिम ने सिखाया कि जिंदगी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सॉल्व है, ये तो एक अनुभव है जिसे जीना लाइव है। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर एक ऐसी जगह है जहां कभी कोई चोट नहीं पहुंची, जहां सब कुछ हमेशा से शुद्ध और शांत है। हमें बस उस जगह तक पहुंचने का रास्ता खोजना है। वो रास्ता किसी किताब में नहीं, बल्कि हमारी अपनी सांस में, हमारे अपने मौन में छिपा है। अब जब मैं अकेला बैठता था तो मुझे वो खामोशी डरावनी नहीं लगती थी। मुझे वो एक पुराने दोस्त की तरह लगने लगी थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं कभी अकेला था ही नहीं। मेरे अंदर एक पूरा ब्रह्मांड था जिसे मैंने अपनी कड़वाहट की वजह से कभी देखा ही नहीं था। शाम को जब सूरज ढल रहा था तो मैंने देखा कि कैसे परिंदे बिना किसी नक्शे के, बिना किसी फिक्र के अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। जिम मेरे बगल में खड़े थे, एकदम शांत। मैंने उनसे कहा, जिम, अब मुझे वो बोझ महसूस नहीं होता। वो मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अब तुम उसे ढोना नहीं चाहते अर्जुन। बोझ तब तक बोझ लगता है जब तक हम उसे अपना हिस्सा मान लेते हैं। जिस दिन तुम समझ जाते हो कि तुम उस बोझ से अलग हो, उसी दिन तुम आजाद हो जाते हो। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी की एक बहुत पुरानी कहानी खत्म हो गई है और अब एक कोरा कागज मेरे सामने है। ये डर की बात नहीं थी, ये तो एक उत्सव था। मुझे पता था कि अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, नफरत से नहीं, बल्कि उस शांति से जो मैंने अपने अंदर ढूंढ ली थी।
आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे वो पुराना अर्जुन किसी धुंधली फिल्म के किरदार जैसा लगता है। वो जो हर वक्त अपनी किस्मत को कोसता था, जो हर रिश्ते में हिसाब किताब ढूंढता था, अब वो कहीं पीछे छूट गया है। जिम ने मुझे सिखाया था कि ये बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि मेरे इंटरनल ब्लूप्रिंट में आया है। हम अक्सर अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए फर्नीचर बदलने की कोशिश करते हैं, शहर बदल लेते हैं, यहां तक कि लोग भी बदल देते हैं, लेकिन अगर घर की नींव ही कमजोर हो तो नया फर्नीचर भी क्या कर लेगा। उस आखिरी सुबह जब मैं जिम से विदा लेने वाला था, हम एक ऊंची पहाड़ी पर बैठे थे जहां से पूरा शहर किसी छोटे से खिलौने जैसा लग रहा था। जिम ने मेरी तरफ देखा और बहुत प्यार से बोले, अर्जुन, अब तुम्हारी आइडेंटिटी एक पीड़ित की नहीं बल्कि एक विनर की है। और याद रखना, विजेता वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो होता है जो गिरने के बाद ये नहीं पूछता कि मुझे धक्का किसने दिया, बल्कि ये देखता है कि अब मुझे उठना कैसे है। उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। मुझे एहसास हुआ कि हम अपनी सारी एनर्जी उस इंसान को गलत साबित करने में लगा देते हैं जिसने हमें दुख दिया, जबकि वो ऊर्जा हमें अपनी हीलिंग में लगानी चाहिए थी। जिम ने मुझे हार्ट फिजिक्स का एक आखिरी और सबसे जरूरी सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि हमारा दिल एक मैग्नेट की तरह है। अगर हम इसमें डर, असुरक्षा और गुस्से की फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो हम अपनी जिंदगी में वैसे ही हालात और वैसे ही लोगों को खींचेंगे। लेकिन अगर हम अपने दिल को शांति, ग्रैटिट्यूड और प्यार की फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देंगे तो पूरी कायनात हमें वही वापस देगी। ये कोई जादू नहीं है, ये तो बस जीवन का गणित है। उन्होंने हंसते हुए कहा, भाई, अगर तुम रेडियो पर दुख भरे नगमे लगाओगे तो तुम्हें पार्टी सॉन्ग कैसे सुनाई देगा। तुम्हें बस अपना स्टेशन बदलना है। उस दिन घर लौटते वक्त मेरी मुलाकात अपने उसी पुराने दोस्त समीर से हुई जिसने मुझे कभी धोखा दिया था। पहले उसे देखते ही मेरा खून खौलने लगता था, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था और मैं पूरे दिन के लिए चिड़चिड़ा हो जाता था। लेकिन उस दिन जब वो मेरे सामने आया तो मुझे अंदर कोई हलचल महसूस नहीं हुई, जैसे किसी ने उस पुरानी आग पर ठंडा पानी डाल दिया हो। मैंने उसे देखकर बस एक छोटी सी मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। मुझे एहसास हुआ कि अब उसकी बातों में, उसके होने में वो ताकत नहीं रही कि वो मेरी पीस ऑफ माइंड को हिला सके। ये मेरी जीत थी, ये मेरी आजादी थी। जिम ने सही कहा था, जब तुम किसी को सचमुच माफ कर देते हो तो तुम उस धागे को ही काट देते हो जिससे वो इंसान तुम्हें अपनी मर्जी से नचा रहा था। अब मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे अपने हाथ में था। जिम की उन बातों ने मुझे एक और बहुत गहरी समझ दी। उन्होंने कहा था कि हम अक्सर अपनी खुशियों को कंडीशंस में बांध देते हैं। हम कहते हैं, जब मेरा प्रमोशन होगा तब मैं खुश होऊंगा, या जब वो मुझसे माफी मांगेगा तब मुझे चैन मिलेगा। इसका मतलब है कि हम अभी इसी वक्त खुश होने से इनकार कर रहे हैं। हमने अपनी हैप्पीनेस को भविष्य के किसी अनजान मोड़ पर खड़ा कर दिया है। पर सच तो यह है कि पीस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कल मिलेगी। ये तो एक चॉइस है जो हमें हर पल लेनी पड़ती है। आज अगर बारिश हो रही है तो मैं उसमें भीगने का मजा ले सकता हूं या उसके कीचड़ होने की शिकायत कर सकता हूं। चुनाव मेरा है। मुझे याद है, जिम ने एक बार कहा था कि हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है वो किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जैसी है। अगर सॉफ्टवेयर में बग है तो कंप्यूटर चाहे कितना भी महंगा हो, वो बार बार हैंग होगा ही। सालों तक मैंने अपने बग्स को पाल कर रखा था। मैं काफी नहीं हूं, दुनिया जालिम है, मेरे साथ बुरा ही होता है। लेकिन अब मैंने उस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लिया था। अब मेरा नया सॉफ्टवेयर कहता है, मैं सुरक्षित हूं, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, मैं प्यार और शांति का केंद्र हूं। और यकीन मानिए, जैसे ही मेरा अंदरूनी सॉफ्टवेयर बदला, मेरी बाहर की रियलिटी भी बदलने लगी। ऑफिस में लोग अब मुझसे ज्यादा तमीज से बात करते हैं,
मेरे परिवार में अब वो पुरानी खींचतान नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, मैं अब आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा सकता हूं। जिंदगी अब भी वैसी ही है, चुनौतियां अब भी आती है, कभी कभी दिन अब भी खराब होते हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं उस तूफान का हिस्सा नहीं हूं। मैं तो उस तूफान को देखने वाला ऑब्जर्वर हूं, जिसने मुझे सिखाया कि दर्द तो शारीरिक हो सकता है, लेकिन सफरिंग यानी तड़प मानसिक होती है, और उस तड़प को रोकने का हुनर अब मेरे पास था। अब मैं अपनी कहानी का लेखक खुद हूं। मैंने अपना वो भारी बैग अब हमेशा के लिए नीचे रख दिया है, और अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। ये सफर शायद कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर रोज हमें कुछ नया सीखना होता है। हर रोज हमें खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना होता है। पर अब मुझे रास्तों से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास वो अंदरूनी कॉम्पास है जो हमेशा मुझे सही दिशा दिखाता है। शाम की उस ठंडी हवा में जब मैं अपनी बालकनी में खड़ा होता हूं, तो मुझे जिम की वो हंसी याद आती है। मुझे याद आता है कि कैसे उन्होंने एक उलझे हुए लड़के को एक सुलझा हुआ इंसान बनने का रास्ता दिखाया। और आज मैं वही शांति आप सबके साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि दोस्त, हम सब इस दुनिया में सुकून ढूंढने आए हैं, और वो सुकून कहीं बाहर नहीं, बस हमारे अपने दिल की उन परतों के नीचे छिपा है, जिन्हें हमने सालों से दुख और कड़वाहट से ढक रखा है। बस एक बार उस परत को हटाने की हिम्मत तो कीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर खुशियों का एक पूरा समंदर लहरा रहा है। उम्मीद है कि अर्जुन की इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ होगा और आपको अपनी उन पुरानी गांठों को खोलने की प्रेरणा दी होगी। याद रखिएगा, आप अपने अतीत से कहीं ज्यादा बड़े हैं, और आपका भविष्य आपकी आज की सोच पर निर्भर करता है। आज से ही अपने उस अंदरूनी बगीचे का ख्याल रखना शुरू कीजिए। सुकून और स्पष्टता की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आवाज और ये एहसास आपके साथ हमेशा रहेंगे। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार और शांति। फिर मिलेंगे किसी नए सफर पर, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए और याद रखिए, सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक ही रहेगा। नमस्ते।